हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड के रिज़ल्ट में, तो धीरे धीरे उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह पर ये देखा गया है कि स्कूल कॉलेजेस ने खुद ही ये कोशिश की है कि रिज़ल्ट में सुधार हो। जैसा कि मेरा भाई, जैसे कई बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हमारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई का कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है, राजकीय विद्यालय जो होता है वो। लेकिन उसके स्कूल ने खुद ही हमने उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने लगभग सभी बच्चों से मार्कशीट्स और सारी डिटेल्स दोबारा मांगी हैं और डेटा को दोबारा रीअपलोड किया गया है। तो अगर आपका स्कूल आपसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है तो आप उनसे जाइए, रिक्वेस्ट करिए और उनसे कहिए कि सर और मैम जो भी हों, आपके प्रिंसिपल हों, उनसे बात करिए। कई लोग मिल करके जाइए या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर के जाइए और उनसे बात करिए कि आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जब तक कि हम 12th को यहाँ से क्रॉस नहीं कर जाते, यानी पास नहीं कर जाते। तो वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उससे जुड़िए ज़रूर। हम पूरी टीचर कम्युनिटी आपके साथ में है, कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिन्होंने क्लास 10th को क्रॉस किया है और अब वो क्लास 11th में आ गए हैं, तो ज़रूर हो सकता है उनके बोर्ड एग्ज़ाम जो है उनके भी रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन आप चिंता मत करिए। भले इस काम में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपकी बार किसी को भी, मेरे हिसाब से किसी को भी फेल नहीं ही किया जाना चाहिए। हाँ, आप किसी ने बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया अपने क्लास 11th और क्लास 10th के एग्ज़ाम्स में, तो उसकी बात मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही आपके रिजल्ट सही होंगे, आप अगली क्लास में पहुँच जाएंगे, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को अफेक्टेड ना होने दीजिए। क्योंकि क्या होगा, इससे आप महीने 2 महीने डिस्टर्ब रहेंगे, पता नहीं हम पास हैं या नहीं। वैसे भी अगर आप कोई चीज़ पढ़ लेंगे तो वो बेकार नहीं जाएगी। तो पूरी मन से पढ़ाई कीजिए और कोशिश करते रहिए, अपने स्कूल और कॉलेज से संपर्क कीजिए। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उससे जुड़ जाइए। अगर नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो टीचर कम्युनिटी मिलकर आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, हम अपने क्लास 12th के लिए अगला हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था, अब हमारा ये प्योर इंटीग्रेशन वाला पार्ट आया है। अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या था, सबसे आसान तरीकों से हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर सभी वीडियो पड़े हुए हैं। उसके अलावा आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है वो भी पड़ी हुई है, उसकी भी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। और उन क्लासेस को 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि अभी आप शुरुआत में इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, अभी आपने कभी भी इससे पहले अवकलन और समाकलन नहीं पढ़े हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने गलती से यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 नोट कर लिया है, जबकि अभी हमने बेसिक्स को नहीं सीखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कभी भी डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मूव नहीं करते हैं, सबसे पहले हम उसके बेसिक्स को जानते हैं। तो अब हम समाकलन के अपने असली रूप में आए हैं, जहाँ पर हमें कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा और वो ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जिसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अवकलन और समाकलन के सूत्र जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उन्हीं लिमिटेड सूत्र के अंदर हम रह करके कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारी काबिलियत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाकलन को हल करने का तरीका समझते हैं। समाकलन को हल करने के तरीके, करने का तरीका नहीं, करने के तरीके, क्योंकि बहुत से तरीके हैं, कई सारे तरीके आपको सीखने हैं। तो इसमें से जो हम सबसे पहले सीखेंगे उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा
समाकलन। अब इसके बाद में कई चीजें होती हैं, खंडशः समाकलन होता है, आंशिक भिन्नों में तोड़ करके तब समाकलन होता है, इसके अलावा और भी कई मेथड होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या सीखना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देता है। और उसके साथ साथ में प्रतिस्थापन जो है वो खंडशः समाकलन जो होता है उसमें भी यूज होता है, और उसके अलावा आंशिक भिन्नों में तोड़ करके भी जब हम इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनमें भी यूज होता है। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि अब हमें क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को सीखना है। अब आप जानते हैं कि इसे कई तरीके हैं, मैंने बताया आपको। तो अब इसमें हमें ये तरीका समझना है। सबसे पहले आप इसका इंग्लिश में नाम सीख लीजिए। नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे कुछ चीज़ों को। प्रतिस्थापित का मतलब आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक जगह पर कोई दूसरी चीज़ पुट कर देते हैं। लेकिन अब हम उसे कैसे पुट कर सकते हैं, कैसे हमें किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को उसकी जगह पर लाना है, ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है, पहली बात तो ये समाकलन की सबसे ज़रूरी कड़ी है। अन्य टाइप के समाकलनों में भी इसका यूज़ होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो सबसे ट्रिकी काम होता है वो ये समझना होता है कि पूरे क्वेश्चन में आपको किस चीज़ को बचाना है और किस चीज़ को प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए हम जल्दी से सीखते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस तरह से होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल भी क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बस इतना बताने के लिए इसे हटाया था, बाकी इसके जो बेसिक्स हैं वो इसके सवालों पर ही रिलेटेड है। इसमें कोई बेसिक चीज़ नहीं है, इसका नाम ही इसकी जो बेसिक चीज़ थी वही थी। यानी आपको नाम में ही पता चल गया कि आपको प्रतिस्थापन करना है। अब इसके बाद में ना आपको इसमें कोई सूत्र सीखना है, ना ही आपको इसमें कोई ट्रिक सीखनी है, बस सीधा आपको सवाल लगा करके ही सीखना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे लगती है। तो इसलिए हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि समाकलन का ये चिन्ह होता है। क्वेश्चन है 2x/1 + x², पीछे dx लगा हुआ है। आगे ये चिन्ह और पीछे dx का चिन्ह लगा होने का मतलब ही है कि आपको इस क्वेश्चन में समाकलन करना है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका समाकलन और करते हैं प्रतिस्थापन के साथ। अब आप जानते हैं कि जो हमारी इस तरह की क्वांटिटी थी, ठीक है, इसको हमने इसी तरह की कुछ क्वांटिटीज़ को हमने पिछले चैप्टर यानी 7.1 में भी उनका समाकलन किया था। लेकिन तब हमारी क्वांटिटी कैसी होती थी, जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ना हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो चीज़ों को गुणा में दे दिया जाए यानी दो फंक्शंस को तो उनका किस तरह समाकलन होगा, और ना ही दो चीज़ों को अगर अपॉन में करके दे दिया जाए भिन्न के रूप में, तब भी हम नहीं कर पाएंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो हम क्या करते थे, नीचे वाली चीज़ों से ऊपर के फंक्शन को भाग कर देते थे। लेकिन अब ये चीज़ क्या डिविजिबल है, यानी क्या इसमें भाग किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर केवल एक चीज़ है सिंगल, और नीचे प्लस लगा करके दो फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से हम इसको भाग नहीं कर सकते। इसकी जगह पर अगर 1 + x² / 2x होता तो हम इससे भाग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 2x/1 + x² है तो अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम इसमें अपना फर्स्ट वाला मेथड यानी जो पहले चैप्टर में मेथड था वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम क्वेश्चन में वो भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें किसी नए मेथड की ज़रूरत होगी, और वो नया मेथड क्या होगा, प्रतिस्थापन। किस चीज़ का प्रतिस्थापन करना है, आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिस्थापन में क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को आप हटाएंगे तो उसको हटाने के बाद में अब क्योंकि आपको प्रतिस्थापित करना है, और प्रतिस्थापित का मतलब क्या है कि एक चीज़ हटने के बाद दूसरी चीज़ उसकी जगह पर आनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या आएगी, एक क्वांटिटी को आप हटाएंगे तो उसकी जगह जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, उसी क्वांटिटी का अवकलन होगी। यानी जैसे यहाँ से हमने समाकलन के क्वेश्चन से एक क्वांटिटी को उठाया
तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, उसी क्वांटिटी का अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद कुछ मान आएंगे, उन्हें हम रखेंगे। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम जानते हैं कि हमारे पास अपॉन में कोई चीज़ हो तो उसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि हमको ये जो अपॉन में जो भी चीज़ दी हुई है इसी को हमें सबसे पहले रिड्यूस करना है, यानी हटाना है। फिर एक तो तरीका ये हो गया आपको समझने का, क्योंकि बटे में आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन अपॉन में कोई फंक्शन दिया है तो हम उसका समाकलन नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ का हम समाकलन नहीं कर सकते उसी को हमें हटाना होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। अब दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऊपर ही दी हो और उसका समाकलन ना हो सकता हो, जैसा कि आपके शायद 3rd या 4th क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें कोई चीज़ सिंगल ही दी हुई है, अपॉन और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर एक फंक्शन नहीं नीचे दूसरा फंक्शन है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहली बात तो हमारे पास उसके लिए कोई फॉर्मूला ना हो। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 2x है और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अभी आपने समाकलन पढ़ा है लेकिन अवकलन नहीं पढ़ा। मेरे कुछ बच्चों की डिमांड थी, उन्होंने बोला था कि मैम पहले समाकलन को पढ़ाइएगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन में समाकलन ज़्यादा लंबा है और स्कोरिंग है। तो मुझे भी ये चीज़ सही लगी कि अवकलन का थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद आपको समाकलन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने थोड़ा सा अवकलन पढ़ाकर आपको समाकलन शुरू कर दिया। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें तो मैंने बताया था कि जैसे समाकलन करने का चिन्ह होता है आगे एस जैसा निशान और पीछे dx इंटू में, तो उसी तरीके क्या होता है, अवकलन का चिन्ह होता है d बाई dx। तो अगर हम इसका अवकलन करें तो एक का अवकलन होगा, मतलब दोनों जगह पर देखिए प्लस से लगा हुआ है, यानी बीच में प्लस है और दो फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से समाकलन क्या होता है, अगर दो फंक्शंस का होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस प्लस करके अलग अलग करके कर लेते हैं। उसी तरीके अवकलन भी होता है, यानी यहाँ पर पहला फंक्शन 1 है, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है। अगर इनका समाकलन करना होता तो भी हम क्या करते, प्लस की जगह से स्प्लिट कर लेते, यानी दो हिस्सों में बांट लेते। उसी तरह जब आपको अवकलन करना होता तब भी आप क्या करेंगे, प्लस करके दोनों हिस्सों में बांट लेंगे। बांटने के बाद आप इनका अवकलन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहाँ x कहीं दिया ही नहीं है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और x इसमें है ही नहीं तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो आप हमेशा याद रखें कि जब आप 1 का अवकलन करते हैं और 1 का ही नहीं, 1 2 3 4 अनंत तक, चाहे -1 -2, यानी किसी भी कांस्टेंट का जिसका मान कभी बदलता नहीं है, यानी किसी भी संख्या का जब आप अवकलन करते हैं तो वहाँ 0 आता है, क्योंकि उसके साथ में x कहीं पर जुड़ा नहीं होता, तो इसलिए इसका अवकलन 0 आएगा। प्लस जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अवकलन का सूत्र क्या होता है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, यानी अगर x की पावर n के रूप में कोई चीज़ दिया है, जैसे कि यहाँ पर x की पावर 2 है तो n के ही रूप में है, n की जगह पर यहाँ 2 दिया है। इसी तरह 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर x की पावर n के फॉर्म में कोई चीज़ दी है और d बाई डी एक्स उसका यानी अवकलन किया जा रहा है, तो हमारे लिए सूत्र क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि ये n क्या होता है, आगे आ जाता है और x की पावर में से 1 घट जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह हम एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, n बाहर आ जाएगा, यानी n की जगह पर दिया हुआ है 2, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1। और आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है तो उसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो ये हमारी क्वांटिटी है नीचे वाली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करने पर यहाँ 2x आ रहा है और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे क्या है, 2x दिया हुआ है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस वाली ये जो क्वांटिटी है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको प्रतिस्थापित कर दें किसी वेरिएबल से, यानी किसी अन्य चीज़ से। अब किससे किया जाता है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, पहले आप इतनी बात समझिए अच्छे से कि अगर हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्रतिस्थापित करें तो हमने बताया कि जब समाकलन से कोई चीज़ प्रतिस्थापित होती है तो उसके स्थान पर उसका अवकलन आ जाता है।
अब आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों का अवकलन हुआ और कुल मिला के इतनी चीज़ें आई। अब इसके बाद में एक और चीज़ होगी, क्या होगा, जब सबका अवकलन हो जाएगा तो आखिर में यहाँ पर क्या होता है, dx भी लग जाता है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, सभी चीज़ों का अवकलन किया है तो अंत में यहाँ पर dx भी लग जाता है। और dx क्यों लग जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। dx इसलिए लग जाएगा क्योंकि आपने क्या किया है, अंत में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर x आ रहा है, तो x का भी अवकलन हुआ तो वो क्या हो गया, dx हो गया। सॉरी, ये क्या था, यहाँ पर d/dx था, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आया था 2x और ये जो d/dx है आप देख रहे हैं हर जगह पर क्या है, d/dx है, तो यही जब d/dx इधर जाएगा यानी यहाँ पर ये d/dx लगा था और जब बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, ये मतलब था। ठीक है, तो ये बाद में होगा, ये अभी का काम नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपको 2x मिल गया है, आपको 2x मिल गया, तो अब 2x को क्या करेंगे, अगर हम इसको 1 + x² को प्रतिस्थापित कर दें तो हम देखते हैं कि 2x अपने आप प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हमने हटा दिया, इसकी वैल्यू हमको मिल गई, अब बाकी बचा dx, तो dx की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी जब आप इसका प्रतिस्थापन करेंगे, और प्रतिस्थापन करके एक मान यहाँ पर रखा जाता है उसको रखेंगे तो dx की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो केवल एक फॉर्म में बन जाएगा, यानी ये जो कोई भी चीज ऊपर fx/dx दिया हुआ है, यानी कि क्या है, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे इंटू dx, इस तरह का नहीं, तब हमारा एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा। और जब हमारे पास एक सिंगल फंक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने जितने ज्ञात सूत्र हैं उनके अंदर रह करके उसका समाकलन कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था, इसको नोट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको एक बार ये फिर से समझना पड़ेगा। ये केवल आपको ये बताने के लिए था कि आपको किस चीज़ का, यानी अपने गिवन क्वेश्चन में किस चीज़ को प्रतिस्थापित करना है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, अभी के जितने भी समय हमने इसमें खर्च किया वो केवल आपको ये समझाने के लिए था कि किस क्वेश्चन में आपको किस चीज़ को प्रतिस्थापित करना है, यानी किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो अब चलिए हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना 1 + x² = स्मॉल t। आप जब भी प्रतिस्थापन करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको 1 + x² को जैसे हटाएंगे तो उसकी जगह कोई चीज़ आएगी, तो वो क्या रखेंगे, हम हमेशा ज़्यादातर क्या करते हैं, हम स्मॉल t मान लेते हैं। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट अपना क्या मान लिया, स्मॉल t मान लिया। अब अगर कुछ क्वेश्चन आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको कई बार प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें x तो पहले से दिया होता है, y भी होता ही है अक्सर ही, तो इसलिए हम x और y नहीं रखते, तो हम क्या कर सकते हैं, u v कुछ भी रख सकते हैं, थीटा बीटा कुछ भी रख सकते हैं। तो लेकिन सबसे जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसमें हम ज़्यादातर क्या रखते हैं, स्मॉल t रखते हैं। तो मैंने इसका प्रतिस्थापन कर दिया स्मॉल t से। अब आप क्या करेंगे, 1 + x² जहाँ पर है इसकी जगह आपको t रखना है, लेकिन अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, पूरा x से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या है, x का एक फंक्शन है, ऊपर भी x का एक फंक्शन दिया है 2x, नीचे भी x का एक फंक्शन दिया है 1 + x², और यहाँ पर दिया हुआ है dx, यानी x के सापेक्ष ही आपको समाकलन करना है, x की रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम यहाँ से x वाला फंक्शन हटा रहे हैं और t का फंक्शन ला रहे हैं तो इसका मतलब जहाँ पर हमारा dx है यहाँ पर dt होना चाहिए, और उसके अलावा ये तो हमारा dx को हम dt बना सकते हैं, इतने को हटा करके t लिख सकते हैं, लेकिन अब ये भी हटना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बार समाकलन कर दे अवकलन कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, उपरोक्त का एक बार अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो आप इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 1 का अवकलन क्या आता है, शायद आपको दिख रहा होगा, 1 का अवकलन क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि 1 का अवकलन होता है 0,
अब हम डायरेक्ट अवकलन को सॉल्व करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। एक का अवकलन होता है 0, जबकि एक्स स्क्वायर का क्या आया था 2x। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आया था, जब आप, या फिर आप लिख लीजिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, d/dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, एक बार x के सापेक्ष, ये भी लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर d/dx किया 1 का प्लस d/dx किया एक्स स्क्वायर का, और इज इक्वल्स टू क्या हो गया dt हो गया, क्योंकि दोनों पक्षों का अवकलन होगा। तो दोनों पक्ष में पहले 1 का अवकलन होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन, और इधर t का होगा, तो t में क्या हो जाएगा सीधा, मैंने बताया था जैसे x का आप अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है dx आ जाता है, तो उसी तरीके t का कर रहे हैं तो dt आ जाएगा। यानी कि t एक बड़ा सा कोई हमारे पास फंक्शन था, उसको हमने छोटा करके dt बना दिया, क्योंकि अवकलन में कोई भी चीज़ क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो इतना आ गया आपका। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो हमने 1 का जब x के सापेक्ष अवकलन किया तो 0 आया, फिर जब x स्क्वायर को हमने इसका अवकलन किया तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, यानी n आगे आ जाता है, x की पावर 2 - 1 हो जाता है। तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और जब किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो 0 + 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt। तो dt बराबर क्या आ जाएगा, 0 में कोई भी चीज़ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको डायरेक्ट हम 2x लिख सकते हैं। यानी कि अब ये जो 2x है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2x की जगह पर dt आ सकता है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि सॉरी, यहाँ पर था dt, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा 2x तो जो था वो हट गया, क्योंकि 2x की जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। 1 + x² ये भी हट गया, क्योंकि इसकी जगह हम t रख देंगे। अब आखिरी में बचा dx, तो इसकी जगह पर क्या चीज़ रखी जाएगी ये हमें समझना है। तो हम समझते हैं यहाँ से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, x² का समाकलन किया, सॉरी अवकलन किया है। तो x² का अवकलन तो 2x आ गया, लेकिन अब क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो इसलिए यहाँ पर इनटू में भी dx आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो अब आपका ये जो 2x था ये क्या बन जाएगा, 0 + 2x × dx। ठीक है, इतने का हो गया अवकलन 2x और इंटू वाला dx, और बराबर हो गया dt। अब 0 में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो ये क्या रहेगा, 2x dx ही रहेगा, क्योंकि 2x dx + 0 करेंगे तो ये 2x dx ही रहेगा, और बराबर में हमारे क्या था dt। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 + x² की जगह पर हम t रख देंगे, 2x × dx, 2x × dx पूरी की जगह पर मिलकर dt आ जाएगा। तो अब आप हम देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो पूरी तरीके से सब t के फॉर्म में हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 मान सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 1 + x² तथा 2x × dx का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि समाकलन 1 में जो हमारा समीकरण 1 है उसमें क्या है, सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ऊपर लिखा है वह 2x और थोड़ी दूर पे इनटू में लिखा है dx। अब ये दोनों दूर दूर लिखे हैं, लेकिन है क्या, दोनों इनटू में है। तो 2x और dx का मान हमने क्या निकाला है, dt निकाला है। अपॉन में लिखा है 1 + x²। अब इस 1 + x² की जगह हमने क्या माना है, t माना है, तो अपॉन में t। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा समीकरण है या पूरा जो हमारा फंक्शन है या जो पूरा हमारा समाकलन है वो t के फॉर्म में आ गया है, यानी dt/t के फॉर्म में आ गया है। अब इसका हमारे पास डायरेक्ट सूत्र होता है, आप पिछले अपनी वीडियोस को चाहे जाकर देखिए या फिर आपने कॉपी में जहाँ भी नोट किया वहाँ देखिए या बुक में देखिए कि dx/x बराबर होता है log x। यानी जब dx/x का हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आंसर में क्या आता है, log mod x + c आता है।
तो क्योंकि वहां पर dx बाई एक्स होता है तो उसकी जगह log x आता है। अब यहाँ dt बाई टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा log t प्लस सी। t की जगह कभी कभी आपको मॉड t भी दे सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जब हमने समाकलन किया किसका, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/t और इनटू में dt। जैसे आप देख रहे थे कि यहाँ क्या था, फंक्शन अलग था और dx अलग लिखा था, तो उसी तरीके हम क्या लिख सकते हैं, चाहे dt बाई टी लिखें चाहे 1/t इंटू dt। तो जब 1/x का, क्योंकि हम जानते हैं कि जब log x का हम अवकलन करते हैं तो 1/x आता है, तो 1/x का जब हम समाकलन करेंगे तो log x आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर x की जगह t है तो log t का अवकलन 1/t होता है और 1/t का समाकलन log t होता है। तो 1/t का हमने समाकलन किया, log t प्लस c आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि क्वेश्चन आपको जिस फॉर्म में दिया है आपको आंसर भी उसी फॉर्म में देना है। तो आपने देखा था कि क्वेश्चन हमारा क्या था, x पर बेस्ड था और आंसर हमारा क्या आया, t पर बेस्ड आया। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसमें t की जगह फिर से उसका मान रखेंगे, t का मान रखने पर सीधा लिखेंगे क्या, t का मान रखने पर। अब t का मान हमने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर में हमारे t का मान जब रखेंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आखिरी में c, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है आपको लाइन से उतारना है ऐसे करके, और उसके बाद में यहाँ से राइट हैंड साइड वाले पार्ट को उतार लेना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक हम क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है। अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज के वीडियो में हम 2 क्वेश्चन समझ करके ये समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से इनमें किस चीज़ को प्रतिस्थापित करना है। फिर आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे की 1-2 क्लासेस में हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाकी की बची प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है। आपको अपने आप भी क्वेश्चंस लगाते जाना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। भले ही हम ऑनलाइन जुड़ रहे हो लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि कभी ना कभी आपको बोर्ड एग्जाम्स को फेस ही करना है। भले आपका टीचर अभी आपसे ये पूछने ना आए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए, लेकिन बोर्ड्स तो आपको देने ही है, तो इसलिए आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते जाइए। तो चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें प्रतिस्थापित करना है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा कि जब हमने 1/t का, आपने देखा था लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या बन गया था, 1/t इंटू dt। तो इसका जब हमने समाकलन किया था तो क्या आया था, log t। अभी इसी वाले क्वेश्चन में आपने देखा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ऊपर log x है और अपॉन में 1/x है। चाहे इसको आप अपॉन x कहें और चाहे आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 1/x इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/x भी है, log x भी है, dx भी है। तो अब हम जानते हैं कि 1/x का समाकलन log x होता है, तो इसका मतलब log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। और इसमें मैं आपको सबसे बड़ी एक हिंट ये दे दूं, आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ को हमें t मानना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला, जिस चीज़ के लिए हमारे पास कोई सूत्र ना हो, ठीक है, कोई सूत्र ना हो का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन देखिए कि इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है। तो आपके पास अंश बटे हर वाला, यानी 2 चीजें अपॉन में दी हो तो उनके समाकलन का कोई सूत्र नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। फिर इसमें नॉर्मल इसका समाकलन नहीं किया सकता, इसमें समाकलन की कोई ना कोई दूसरी विधि लगानी पड़ेगी। जब आप दूसरी विधि के बारे में सोचें कि इसका नॉर्मली समाकलन नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्रतिस्थापन ही आना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन से हमारे लगभग सवाल लग जाते हैं। जो इससे भी नहीं लगते उन्हें हम आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उससे भी नहीं लगते तो उनको खंडशः समाकलन करते हैं। इस तरह से आगे आगे अलग अलग मेथड लगते जाते हैं। फिर जब किसी से भी नहीं होने वाला होता है तो क्या होता है, उसके लिए हमारे पास इंटू डिवीजन का भी रूल होता है, लेकिन वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन सीखेंगे। अब प्रतिस्थापन कैसे करना है मैंने आपको बताया कि
सबसे पहले आप क्या समझिए, सबसे पहले सबसे आसान तरीका ये है, जिस भी चीज का आपके इसमें देखिए जिस चीज का अवकलन हो सकता हो उसी को प्रतिस्थापित कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप प्रतिस्थापन करते हैं तो क्या होता है, प्रतिस्थापन करते हैं उसकी जगह पर टी रखते हैं, टी का मान मैंने टी रख दिया, टी का मान रखने के बाद सबसे बड़ा काम क्या होता है, इस dx को dt बनाना। क्योंकि इधर जब आपने t रख दिया, यहाँ का x हट गया, यहाँ का भी x हट जाएगा, फिर क्या होगा, अब क्योंकि अब यहाँ x बचा रह जाएगा। अब जब हमारा पूरा का पूरा फंक्शन, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर x का फॉर्म हटा करके t के फॉर्म में बन गया, तो फिर dx के सापेक्ष हम समाकलन कैसे कर सकते हैं, तो हमें dx को क्या करना होता है, dt बनाना होता है। तो वो dt बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जिस भी फंक्शन को हमने हटाया होता है, जिसका प्रतिस्थापन किया होता है, उसका अवकलन करके dt का मान निकालते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जिसका भी हम प्रतिस्थापन करेंगे उसका अवकलन होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब भी क्या है कि वो चीज़ अवकलनीय होनी चाहिए, यानी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, उस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो सकता हो। तो आप जानते हैं कि आपके पास जो सूत्र हैं उनमें 1/x का समाकलन हो सकता है, 1/x का समाकलन करके log x आता है, जबकि log x का अवकलन हो सकता है, और log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। और एक और चीज़ होती है कि जो चीज़ अवकलनीय होती है उसका अवकलन करने पर कुछ ना कुछ हमको इसी फंक्शन में ही उत्तर में ज़्यादातर मिल जाता है। कभी कभी नहीं भी मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग से इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम log x को t मान लें, तो log x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो log x तो हटेगा सब साथ में अपने 1/x को भी अपने साथ में ले जाएगा, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। log x तो हटेगा ही हटेगा, साथ में 1/x को भी हटा ले जाएगा अपने साथ, बाकी बचेगा dx। तो उसका भी क्या होगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष समाकलन अवकलन कर रहे हैं तो dx भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, log x को हम t मानते हैं। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है, माना log x = t। तब तक मैं पेन में इंक डाल लूँ, आप लिखिए माना log x = t। अब इसको हमने मान लिया, लेकिन इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं रखेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log x का जब अवकलन करेंगे तो आता है 1/x। log x के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र होता है, मैंने आपको लिखाया है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और इंटू x का अवकलन क्या होता है, dx। आपको हमेशा इसमें ये करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, 1/x के साथ साथ इस dx को भी हटाना है। तो इसलिए क्या करना है, 1/x हो गया log x का अवकलन, और साथ में क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो x का अवकलन क्या होता है, dx, और बराबर t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्योंकि x का अवकलन किया तो अवकलन करके वो छोटा बनकर dx हो गया, और t का अवकलन किया तो उसी तरह से ये dt हो गया। अब इतनी चीज़ आप देख रहे हैं कि आपके इस क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको हटाने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और इसको लिख सकते हैं समीकरण 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। समीकरण 2 से 1/x इंटू dx का मान समीकरण 1 में रखने पर राइटिंग बहुत बेकार बन रही है। समीकरण 2 से 1/x इंटू dx का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा, देखिए आप। समीकरण 2 में आगे लगा हुआ है समाकलन का चिन्ह, ठीक है। 1/x इंटू dx का मान क्या है, dt, तो dt को हम पीछे लिखेंगे। उसके पहले क्या है, log x भी दिया हुआ है, तो log x का होल स्क्वायर, और हमने यहाँ log x बराबर क्या माना है, t। तो क्योंकि वहाँ log x का होल स्क्वायर है तो log x बराबर t है, तो ये क्या हो जाएगा, t का होल स्क्वायर हो जाएगा। t का स्क्वायर इंटू 1/x इंटू dx जो है 1/x इंटू dx, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। अब आप जानते हैं कि जैसे आपके पास x की पावर n के समाकलन का सूत्र होता है, आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में दी है x की पावर n इंटू डी एक्स और इसका हमें समाकलन करना हो तो किस तरह से होता है समाकलन, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस c हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्म भी जो है t की पावर 2 यानी t स्क्वायर का जो फॉर्म है वो भी बिल्कुल x की पावर n की तरह है, बस इसमें क्या है x की जगह पर t है। आप इसे इस तरह भी तो लिख सकते थे t की पावर n इंटू डी टी। अब यहाँ पर t की पावर स्क्वायर है और इंटू डी टी है तो क्या हो जाएगा t की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 और प्लस हो जाएगा c। लेकिन आप जानते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन t के फॉर्म में नहीं x के फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब अब क्या करना है, आपको t का मान फिर से रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए log x की जगह हाथ पांव जोड़कर t को बुला लिया कि भैया आ जाओ, तुम्हारे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का आंसर निकला वैसे हम क्या करेंगे, अब तुम यहाँ से निकलो और हम फिर से अपने log x को बुला लेंगे कि अब आओ बैठ जाओ। तो सबसे पहले t की पावर 2+1 को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 3। आप जानते हैं t की पावर 3 हो जाएगा और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 3 और प्लस c। और लास्ट में हम क्या करेंगे, t का मान फिर से log x के फॉर्म में रख देंगे। अब t का फॉर्म हो जाएगा log x, t का मान है log x और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस में हो जाएगा c और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्या करते हैं आंसर का मैच करा के आंसर को देख लेते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बस उसके लिखने का तरीका अलग है। जैसे log x अपॉन 3 को आप क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू log, और मैंने बताया था कि log x को बहुत जगह पे log mod x भी लिखा जाता है और प्लस क्यूब और प्लस c आ गया। यानी क्या किया गया है कि ये जो अपॉन वाला 3 है इसको आगे 1/3 लिख लिया गया है, log x को log mod x लिख लिया गया है, होल क्यूब लगा दिया गया और प्लस c लिख दिया गया है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी रख सकते हैं। ओह सॉरी, ये फॉर्मूला था आपका, इसको मैंने इरेज कर दिया, लेकिन फॉर्मूला आपने शुरुआत में लिखा है। अब आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वास्तव में मेरा जो इस क्लास को बनाने का उद्देश्य था वो आपको ये 2 क्वेश्चन बताना नहीं, आपको मेथड समझाना था। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन क्या है, मुझे चैप्टर में ही अच्छे क्वेश्चन मिल गए एक्सरसाइज में, तो मैंने उन्हें ही लेकर के आपको समझा दिया। लेकिन वास्तव में ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं समझने थे आज आपको अपना मेथड समझना था। अगर मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करने वाला। तो इस क्लास को 2-3 बार अच्छे से चला कर देखिए। अगर आपको एक बार में ना समझ में आई हो तो इसे अच्छे से समझिए कैसे होता है प्रतिस्थापन, और इसके बाद अगली क्लास में हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपका भी रिजल्ट गड़बड़ आया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे अगर आपका रिजल्ट नहीं भी गड़बड़ आया है तब भी आप उस पर जुड़ सकते हैं। जैसे ही 50-60 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराने की। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। चैनल पे तो लगभग 50 बच्चे हैं, लेकिन ग्रुप पर अभी बहुत कम बच्चे हैं। तो जल्दी से डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है वहाँ पर पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको बताने की। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन रहता है क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी रहती है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी आप ज़रूर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। पूरी लिंक को किसी को शेयर भी कर सकते हैं। सभी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।